एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल ऑफ यू गुड। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 में हमने एक टॉपिक किया था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। वहां हमने सीखा कि कैसे इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट होता है। हमने पढ़ा सिर्फ कीन्स के बारे में। जेएम कीन्स बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड Equilibrium can be determined through AD and AS approach and saving and investment approach। दोनों ही अप्रोच हमने पढ़ी और सीखा कि कैसे इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम निकाला जाता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट का। ओके, फिर हमने सीखा कि अगर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या एडजस्टमेंट्स होंगी। ऐसे ही प्लांट सेविंग्स प्लांट इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा या कम हो तो इकोनॉमी के अंदर क्या एडजस्टमेंट होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने ये सीखा कि इक्विलिब्रियम के अंदर हम ये देखते थे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां बराबर होते हैं या प्लांट सेविंग्स और प्लांट इन्वेस्टमेंट बराबर होती है वहां पर ही इक्विलिब्रियम होता है। करेक्ट। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ इकोनॉमिस्ट थे क्लासिकल्स, ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए। और कुछ इकोनॉमिस्ट थे मॉडर्न, जैसे कि जेएम कीन्स हो गए। तो आप 12th क्लास में जेएम कीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ कीन्स की थ्योरीज पढ़ रहे हैं। तो कीन्स और क्लासिकल में कंपैरिजन होता था। कंपैरिजन क्या होता था कि मैं सही हूं, वो बोलते थे मैं सही हूं, आपकी थ्योरी रॉन्ग है। तो डिबेट्स होती थी, कन्फ्लिक्शंस होती थी, क्योंकि सबकी असम्पशन अलग अलग होती थी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या बोलते थे कि मैं बोलता हूं कि इकोनॉमी के अंदर जो इक्विलिब्रियम है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे जो इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर? ऑल दोस पीपल हु आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी एट द गिवन वेज। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जब आएगा तब ही इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी, वरना नहीं होगी। ऐसा कौन बोलता था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे। वो बोलते थे इकोनॉमी के अंदर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकती अगर इक्विलिब्रियम है तो। लेकिन कीन्स क्या बोलते थे? जेएम कीन्स, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, ये क्या बोलते थे कि इक्विलिब्रियम जो है वो जरूरी नहीं है सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो। अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, at over employment level and can also be attained at below the full employment। मतलब कि अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। आपको सारी बातें समझ में आएंगी, मेरी बात समझना सिंपल लैंग्वेज में। कीन्स के बारे में पढ़ेंगे फिर से। अभी तक पढ़ा इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे डिटरमाइन होता है। अब पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कहां कहां हो सकता है। आपको इतना बता दिया मैंने, क्लासिकल्स बोलते थे। क्लासिकल्स कौन है? ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट है, पुराने इकोनॉमिस्ट है, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वो बोलते थे कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती नहीं है, आपको पता है। कीन्स बोलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी आ सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी आ सकता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के पहले भी आ सकता है। कहने का मतलब ये था कि इक्विलिब्रियम 3 तरह के हो सकते हैं। पहला फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और तीसरा ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इन तीनों को आज हम पढ़ेंगे डिटेल में डायग्राम के साथ। क्लास में बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अकॉर्डिंग टू कीन्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम लेवल में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की आपको चैप्टर नंबर 7 याद दिलाता हूं। चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोस पीपल हु आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी एट द मार्केट वेज रेट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट। दोनों बातें अलग अलग है, मेरी बात समझना। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अब तक हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है। अब दो बातें आ गई, दो चीजें आ गई। पहला फुल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इक्विलिब्रियम। दोनों को जोड़ दो बच्चों, इक्विलिब्रियम भी हो और फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो। याद करने का बहुत आसान तरीका, फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो
और इक्विलिब्रियम भी हो। कैसे लिखेंगे मेरी बात समझना। इट रेफर्स टू a situation it refers to a situation when ध्यान से aggregate demand when aggregate demand is equal to aggregate supply। aggregate demand बराबर है aggregate supply के at the level of full employment। at the level of full employment लिख लो या at full employment level लिख लो, both are same thing। at the level of full employment पे ध्यान देना। इक्विलिब्रियम भी है, मतलब AD बराबर AS भी है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बराबर है दोनों, जहां पे where all the resources are fully employed। all the resources are fully employed, जहां पर सारे रिसोर्सेस फुल एम्प्लॉयड है, कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं हुआ, इस बात पे ध्यान देना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे भी है और वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। मतलब कि इक्विलिब्रियम वहां एग्जिस्ट करता है जहां फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। कहने का मतलब ये है जितने लोग काम करना चाहते हैं, जितने लोग काम करने के एबल हैं, वो सब काम भी कर रहे हैं, और उस सिचुएशन पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर भी हैं। इतनी बढ़िया सिचुएशन कंट्री में हो नहीं सकती। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एस एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो गए, उसे बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो सबसे मेन बात है, आपको ध्यान से देखना है बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डायग्राम कैसे बनेगा आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सबसे पहले हम ये बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखते हैं, जो लिखते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 में वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। यहां पर लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम बना लो, ओके। इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। आप एडी और एएस बना लो, सबसे आसान तरीका है डायग्राम बनाने का। एडी और एएस बना लो, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया ई पे, यहां पर आप ओ से लेके वाई तक एक लेवल लोगे। इसको अगर मैं बोल देता हूं, इस लेवल को अगर मैं बोल देता हूं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, मान लो कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ओ से लेके वाई तक जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और इसी लेवल पे इक्विलिब्रियम भी है। जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसी लेवल पे इक्विलिब्रियम भी है। तो इस इक्विलिब्रियम को मैं क्या बोलूंगा बेटा? इसको बोलूंगा मैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई के, वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, इसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में बोल रहा हूं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है और एडी इक्वल टू एएस भी है, इसे बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ई पॉइंट को। तो ई पॉइंट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसको आप ध्यान देना। अब यहां पर देखो आप, ना कोई अनएम्प्लॉयड है, हम बोलेंगे ना ही कोई इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, ये समझ में आता है क्योंकि सब लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इस सिचुएशन में जो रिसोर्सेज है, इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, क्या वो अंडर यूटिलाइज्ड होंगे या वो ओवर यूटिलाइज्ड होंगे? तो हम बोलेंगे ना अंडर ना ओवर, जितने भी रिसोर्स कंट्री के अंदर हैं इस समय पर वो फुल यूटिलाइज्ड होंगे जितने हो सकता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब इकोनॉमी के अंदर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होता है, फुल होता है, तो उस समय पर एम्प्लॉयमेंट फुल लेवल पे होती है, और एड इक्वल टू एस भी है, इक्विलिब्रियम भी है, तो इसको हमने बोल दिया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक बार नोट्स पे देखना क्या लिखा हुआ है। नोट्स क्या बोलते हैं बेटा? नोट्स बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल 3 तरह के होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है, उसी की पहले बात कर लेते हैं। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे।
तो अगर मैंने बोल दिया बेटा, अगर मैंने बोल दिया ये जो है O से लेके Q तक, O से लेके Q तक ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और इस लेवल पे एडी बराबर एएसबी है, तो मैं इसको बोलूंगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एडी बराबर एएस है। एक्सप्लेनेशन मैटर करती है। इन दिस फिगर full employment equilibrium is at point E because AD is equal to AS at OQ level of output. That's it. At OQ level of output, all those people who are willing to work at the given wage rate are able to find the job. There is no involuntary unemployment. ये क्या होती थी याद है आपको? जब लोगों के पास एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, पर काम नहीं मिल रहा, इस समय पर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काम होगा। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, जो लोग काम करना चाह रहे हैं, काम करने के विलिंग है, एबल है, उन्हें काम भी मिल रहा है, ऐसा यहाँ पर होगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये था बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दूसरा इक्विलिब्रियम कौन सा होता है उसकी बात करता हूं। दूसरा इक्विलिब्रियम होता है बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको समझोगे आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि अगला टॉपिक क्या होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, देखो बच्चों नाम से ही क्लियर है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि कहीं ना कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले की बात है। मेरी बात समझना, इक्विलिब्रियम तो है, नो डाउट इक्विलिब्रियम तो है, मतलब कि एडी बराबर एएस तो पक्की बात है कि होगा ही होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो है। ठीक, लिखा है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम तो होना जरूरी है। लेकिन जो इक्विलिब्रियम होगा, नंबर 1, नंबर 2 तो पक्का है, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम होगा वो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगा। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल? फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। अब कैसे करेंगे सुनना, सबसे पहले सुनो मीनिंग क्या लिखेंगे। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, मेरी डेफिनेशन बहुत इजी होंगी, आपको याद हो जाएंगी। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when aggregate demand is equal to aggregate supply, at less than the level of full employment। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। when resources are not fully employed, resources are not fully employed, कहने का मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो बराबर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो है। यहां लिखा है अंडर, अंडर मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, तो मैंने क्या लिखा, एट लेस देन द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इकोनॉमी है, इसका मतलब जो रिसोर्स इकोनॉमी के पास है वो पूरे यूटिलाइज नहीं हो रहे, वो रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड है। तो लिखा मैंने व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड या नॉट फुली यूटिलाइज्ड भी आप लिख सकते हो। इसका डायग्राम कैसे बनेगा उसको ध्यान देना बेटा। तो सबसे पहले बनाएंगे आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। आप दिखाना चाहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये आपको ध्यान रहे। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगेन एक्स पे हम क्या लेके चलेंगे, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, तीनों ही चीजें आप दिखाओगे। उसके बाद यहां लिखेंगे आप एग्रीगेट डिमांड, करेक्ट है। अब आपको ये पता है कि इक्विलिब्रियम तो है, मतलब एडी और एएस तो बराबर होंगे ही होंगे। एग्रीगेट डिमांड, सॉरी ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है बेटा, एग्रीगेट सप्लाई, और फिर बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, स्ट्रेट लाइन, एग्रीगेट डिमांड, अपवर्ड स्लोपिंग, सी प्लस आई। ये जो आपका लेवल है बच्चा, ये जो आपका लेवल है, अगर मैं बोलता हूं ओ से लेके वाई तक,
ओ से लेके वाई तक ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। मान लो आपको हर डायग्राम में मान के चलना पड़ेगा एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तभी तो आप कंपेयर करेंगे। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो पॉइंट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, पर मेरे को तो दिखाना है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब एडी बराबर एएस तो होते हैं, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। अब फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस कर दूं, अगर एग्रीगेट डिमांड कंट्री के अंदर कम हो जाए, एडी कम कैसे होगा सर? एडी का फॉर्मूला होता था सी प्लस आई। अगर एग्रीगेट डिमांड का डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए, सर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट थी, मान लो हमने लिया 20 कांस्टेंट। अब मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट का लेवल गिर गया, कांस्टेंट तो अभी भी है, अजम्पशन में चेंज नहीं कर रहा। अजम्पशन क्या थी कि इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रख रहा हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का लेवल गिर गया। 20 से अब हो गई 10 करोड़ या 10 तो पैरेलल तरीके से मैं एडी को डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं फ्रॉम एडी टू एडी 1। ये एडी रिड्यूस कब हुआ, एडी डाउनवर्ड शिफ्ट कब होगा, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, वो भी नेगेटिव, इन्वेस्टमेंट फॉल हो गई, जो इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ की थी अब वो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की हो गई, मतलब पैरेलल ही शिफ्ट होगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट रेट से इन्वेस्टमेंट को फॉल किया है, 20 के बाद 10 से ही फॉल किया है। तो एडी कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड फ्रॉम एडी टू एडी 1, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही एडी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, आपके पास एक नया पॉइंट आएगा, दैट इज E1। इस E1 पॉइंट पे जो आपका इनकम लेवल आया है OY1, इस E1 पॉइंट पे देखो ध्यान से, इस E1 पॉइंट को गौर से देखो, ये भी एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई है। नया एग्रीगेट डिमांड AD1, नया वाला AD बराबर है पुराने वाले इनिशियल एग्रीगेट सप्लाई के। क्या इस इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकता? मैं बोल सकता हूं, ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये वाला इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम से पहले है, तो इसको बोलूंगा मैं बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इसकी डेफिनेशन आप मैच करना, समझ में आएगी आपको। Under employment equilibrium refers to a situation when AD is equal to AS, AD equal to AS, but less than the level of full employment, full employment से पहले। अब पहले आप कैसे पहुंचोगे? आपको AD को रिड्यूस करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को फॉल करके, उसके बाद आपका नया एडी आएगा, वो नया एडी आपके पुराने वाले ईयर्स को इंटरसेक्ट करेगा E1 पॉइंट पे। इस E1 पॉइंट को बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब अगला टॉपिक अंदाजा लगा लिया होगा आपने कि अगले टॉपिक में दिखाना है ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, तो आप वहां एडी को इंक्रीज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ध्यान से सुनना। यहां पे एक बात नई आएगी, वो नई बात को ध्यान से सुनना। जो आपकी इनकम में फॉल हुआ है, आपकी इनकम में फॉल हुआ है डिमांड के गिरने से, और आपकी इंप्लॉयमेंट आउटपुट इनकम सब कम हो गई, इसका मतलब ये जो गैप देख रहे हो Y1 से लेके Y का, ये गैप जो है बेटा, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? तो आप बोलोगे ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि अब लोग काम करना चाह रहे होंगे बट काम होगा नहीं, क्योंकि इनकम आउटपुट लेवल सब गिर चुका है, डिमांड मार्केट में नहीं है, तो अब काम अवेलेबल नहीं होगा। इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, कौन से वाली? इनवॉलेंट्री वाली। लोग काम करना चाह रहे होंगे बट काम नहीं होगा। तो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होगी? तो आप बोलोगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगी सर। एक्सप्लेनेशन देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करो बच्चों। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इक्वल टू एएस। देखो इक्विलिब्रियम है तो पक्की बात है एडी बराबर एएस तो होना ही होना है। अब देखो कहां पे होना है, अंडर लिखा है तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले होना है सर। व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड इट अकर्स बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। साफ साफ लिखा है, आपको भी साफ साफ लिखना है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे एक्सप्लेनेशन में। उसके बाद डायग्राम बन गया, ये था आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था। देखो ये जो आपका इक्विलिब्रियम है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले है सर।
ये जो गैप है Q1 से लेके Q का, इसके बारे में यहाँ पे पक्का लिखा होगा कि Q1 से लेके Q जो गैप है वो शो करता है कि हमारी कंट्री के अंदर अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो आप लिखोगे यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि डिमांड कम हो गई है, अब लोग काम करना चाह रहे होंगे बट काम होगा नहीं। तो OQ जो लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट था, और जो OQ1 है ये आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट से लोअर है, यहां पे रिसोर्स फुल यूटिलाइज नहीं होंगे। ठीक है बच्चा, इसके बाद आता है ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब तक हमने पढ़ा व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहला टाइप हमारा था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दूसरा टाइप हमारा था अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तीसरा टाइप है हमारा ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ध्यान देना बेटा, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when, इक्विलिब्रियम तो है ना, पक्की बात है, तो क्या लिखेंगे? when aggregate demand, when aggregate demand is equal to aggregate supply, aggregate demand equal to aggregate supply, बट कहां पे? तो हम बोलेंगे beyond the level of full employment, beyond the level of full employment, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर AD बराबर AS हो तो उस पॉइंट को मैं बोलूंगा ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सर एक बार बना के दिखा दो कैसे बनता है? बिल्कुल बना के दिखाऊंगा। आप जब भी डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले बनाएंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डायग्राम, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आप बनाएंगे, उसके बाद आप ओवर दिखा पाएंगे। तो ये आपका बन गया AD और AS के थ्रू एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, O से लेके Y तक मान लिया कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमेशा हम बनाते हैं। ठीक है, यहां पे आप लिखते हो एग्रीगेट डिमांड, ये आपको अच्छे से मालूम है बेटा। अब अगर आपको दिखाना है ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो आपको एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा AD टू AD1। मैंने एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट कर दिया, इंक्रीज कर दिया फ्रॉम AD टू AD1। अगर इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन ये आती है कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से अगर AD बढ़ जाए AD से AD1, तो आपके पास एक नया पॉइंट आता है F पॉइंट। इस पॉइंट पे जो आपका इक्विलिब्रियम होगा, इस पॉइंट को बोलेंगे बेटा हम ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद है और ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ये सिर्फ हम सोच सकते हैं कि ऐसा होगा, और ऐसा कभी होगा ही नहीं सर। सर फुल एम्प्लॉयमेंट ही होना पॉसिबल नहीं है तो ओवर एम्प्लॉयमेंट होना कैसे पॉसिबल है? कोई भी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं होती, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो होती ही है, तो ओवर एम्प्लॉयमेंट कैसे पॉसिबल है? सिर्फ अजम्पशन है कि अगर ऐसा हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी, देखो बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये था, इसके बाद भी अगर, इसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ रही हो इकोनॉमी के अंदर तो क्या होगा? इसके बाद अगर डिमांड बढ़ रही हो, सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तो अचीव कर चुके हैं। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर चुके, इसका मतलब और रिसोर्स यूटिलाइज हम नहीं कर सकते, और प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई, उसके बाद भी डिमांड बढ़ रही है तो एक्सेस डिमांड होती जा रही है, और एक्सेस डिमांड की वजह से सिर्फ और सिर्फ महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगा। तो एक्सेस डिमांड से सिर्फ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होगा। तो अगर कभी भी इकोनॉमी के अंदर ऐसा हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी डिमांड बढ़ती जा रही हो, तो उससे सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा और कुछ भी नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट नो चेंज, आउटपुट नो चेंज, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है भैया। उसके बाद क्या पॉसिबल है? एक पानी का ग्लास भर गया, उसको कितना भरोगे? वो नहीं भर सकता, कैपेसिटी खत्म हो गई।
उसके बाद अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो प्राइस ही बढ़ेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि एक्सेस डिमांड होने से कंट्री के अंदर प्राइस बढ़ते हैं बस। तो ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन में कोई, हम बोलते हैं कि कुछ आउटपुट में चेंज नहीं होगा, हम बोलेंगे सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछता है कि ओवर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में क्या अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आपके माइंड में आएगा सर क्यों होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट तो हो चुकी है। मैं बोलूंगा हो सकती है। कौन सी? सर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। जो लोग काम करना चाहते ही नहीं है तो वो नहीं करेंगे, चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट हो चाहे ओवर हो, ये अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है वॉलेंट्री वाली। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में कौन सी होती है? इसमें होती है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिलेगा नहीं, क्योंकि डिमांड गिर चुकी, प्रोडक्शन गिर चुका, आउटपुट गिर चुकी, तो यहां पे होगी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ओवर एम्प्लॉयमेंट में होगी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें इनडायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। एक्सप्लेनेशन समझा देता हूं आपको। ओवर एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखा है कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इक्वल टू एएस। हमने तीनों ही टाइप के इक्विलिब्रियम में एडी बराबर एएस तो जरूर लिखा है, लेकिन बाद में लिखा है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद है तो ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये है आपका ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थे आपके 3 टाइप के इक्विलिब्रियम लेवल।